तो नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सबका फिर से स्वागत है आज के सेशन में। मैं हूँ इस्फाकुर रहमान, गुवाहाटी से, रीजनल हेड ऑफ लाइफ केयर। और आज जो हम सेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है हर्बो न्यूट्रिशन, लेकिन इसको हम लोग माई एचबी के सेशन के साथ लिंक करके करेंगे ताकि आपके लिए प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना आसान हो जाए। और प्लीज मुझे बताएं, मेरा पीपीटी साउंड वीडियो दिख रहा है आप सबको? Okay. दोस्तों, सेशन से पहले आप सबसे एक छोटा सवाल पूछूंगा। अगर कोई इंसान, कोई फैमिली रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, जैसे अपने घर के बारे में, अच्छा घर लेना है, गाड़ी के बारे में, फ्यूचर के बारे में, सेविंग्स के बारे में, बच्चों का भविष्य के बारे में, जो भी उनकी जरूरत का चीजों का टॉप 10 लिस्ट एक बना लेते हैं कि दिन भर लोग इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं या फिर इसके पीछे भागे रहते हैं। 10 चीजों की लिस्ट बनाई। तो 10 चीजों में लोग हेल्थ को कहाँ पे रखते हैं? ऊपर में रखते हैं, नीचे रखते हैं, या फिर नहीं रखते? हेल्थ को लोग कहाँ पे रखते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से? टॉप में, बॉटम में, या फिर रखते ही नहीं है? क्या लगता है आपको? करेक्ट। मुझे भी लगता है कि लोग हेल्थ को प्रायोरिटी के बेसिस पे नहीं रखते। हम लोग बिल्कुल केयरलेस है हेल्थ के बारे में। और सब लोगों ने सही जवाब दिया, क्योंकि हेल्थ के बारे में हम बहुत इग्नोरेंट हैं। एक रीजन ये है कि हमें हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, हमने कभी स्कूल में पढ़ा नहीं है। दूसरा है कि हमें लगता है हेल्थ के बारे में सोचने जाएंगे तो पैसा खर्चा होगा, क्यों बेकार में पैसा खर्चा करना है। बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज हो जाएगा। तो प्रिवेंशन हमारे समाज में लोग बिल्कुल नहीं मानते। प्रिवेंशन के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और लोग सिर्फ बीमार होने के बाद इलाज के लिए जाते हैं। तो आज का सेशन जो है, हम थोड़ा सा प्रिवेंशन पे पहले बात करेंगे। हालांकि कई दिन पहले हम लोगों ने इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात किया था। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करना। एक दो सबसे खतरनाक कॉमन डिजीज को ले लेते हैं। एक है डायबिटीज, एक है हार्ट डिजीज, एक है कैंसर। और ये तीनों बीमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। यानी ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान को कम्युनिकेट नहीं होता, ट्रांसमिट नहीं होता। और ये तीनों बीमारी इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं, किलिंग डिजीज इन द वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा ये खतरनाक हमारे देश में है। ये दो तीन बीमारी जो भी है, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी और कैंसर, इसका इलाज हम सबको पता है। कैंसर के लिए बहुत सारे इलाज है, हार्ट के लिए बहुत सारे इलाज है, डायबिटीज के लिए इलाज है। लेकिन जिंदगी भर मेडिसिन पे रहना होगा, लाइफ को हमेशा कंट्रोल में रखना होगा, और डॉक्टर के सारे जो उनके एडवाइसेस है आप उनको मान के चलना होगा। आप अपने मर्जी से खा पी नहीं सकते, चल नहीं सकते। यानी लाइफ इज रेस्ट्रिक्टेड। आप अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। आप मीठा नहीं खा सकते, आप पार्टी नहीं कर सकते, आप बाइक नहीं चला सकते, आप भाग दौड़ नहीं कर सकते। तो अगर ट्रीटमेंट है तब भी रेस्ट्रिक्शन है, और इस ट्रीटमेंट का कोई गारंटी नहीं है। अब इसके प्रिवेंशन पे बात करते हैं। इनका प्रिवेंशन है, डब्ल्यूएचओ कहते हैं कि अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अपने वेट को नॉर्मल रखेंगे, और टोबैको यानी स्मोकिंग नहीं करेंगे, तो आप इन बीमारी को दूर रख सकते हैं। तो आप मुझे सिर्फ सिंपल सा सवाल का जवाब देना, ट्रीटमेंट ज्यादा आसान लग रहा है या प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है? प्रिवेंशन आसान है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। प्लीज बताए, ट्रीटमेंट आसान है या प्रिवेंशन आसान है? करेक्ट। ये बात लोगों को ज्यादा महसूस नहीं होता, क्योंकि उनका दूर दूर तक बीमारियों का कोई लेना देना ही नहीं है। उनको लगता है जब बीमार होंगे तब दिखा जाएगा। लोग तब तक दवाई लाने के लिए नहीं जाते जब तक वो बेड रिडन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में समझना होगा, और फिर लोगों को समझाना होगा बीमारियां खतरनाक होती है। मैं फास्ट, बहुत जल्दबाजी में आपको छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट आसान नहीं है। आपको जाना होगा, इलाज करना होगा, दवाई लेने होगा, डायग्नोसिस करने होगा, हो सकता है सर्जरीज करने। प्रिवेंशन बहुत आसान है, सिर्फ वो 4 काम करना है। नंबर 2, ट्रीटमेंट आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते।
आपको नजदीक के हॉस्पिटल या फिर रेफर्ड हॉस्पिटल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अमेरिका कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन प्रिवेंशन आप घर और आसपास के जगहों में आराम से कर सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज घर के बाउंड्री के अंदर भी किया जा सकता है। नंबर 3, ट्रीटमेंट पे आपके सारी जिंदगी का सेविंग्स खत्म होता है, प्रिवेंशन में आपका पैसा बचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लीटर या 5 लीटर ऑयल पहले खा रहे होंगे, अभी आप 2 लीटर या 3 लीटर खाएंगे, मतलब 50% कर दीजिए, तो आपका पैसा बचेगा। अगर आप पहले बहुत ज्यादा बाहर का खाना, मिठाई वगैरह खा रहे होंगे, आप उसको कट डाउन करेंगे। पहला बहुत ज्यादा स्मोक, अल्कोहल, टोबैको ये सब यूज करते थे, अभी आप इसको कम कर देंगे, यानी आपका पैसा बचेगा। और जो पैसा लाइफ में लोग सेव करते हैं वो एक्चुअली कहाँ पे खर्च करता है? ट्रीटमेंट पे। तो ये सेविंग है, और ट्रीटमेंट पूरे सेविंग का वेस्टेज है। नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी ट्रीटमेंट का गारंटी नहीं है। हालांकि WHO कहता है अगर ये 4 काम आप करेंगे तो ये गारंटीड है कि 90% लोगों को डायबिटीज नहीं होगा, करीब 80% लोगों को हार्ट डिजीज नहीं होंगे, एंड अप्रोक्सीमेटली 40% लोगों को कैंसर नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए, ट्रीटमेंट आपको आसान लग रहा है या प्रिवेंशन आसान लग रहा है? जाहिर है प्रिवेंशन आसान है, हर कोई कर सकता है, आसानी कर सकता है, और एक बेहतर जिंदगी हम जी सकते हैं। तो लोग प्रिवेंशन की बात क्यों नहीं करते? लोगों को बीमारियों को रोकने के लिए उतनी उनमें वो एक्साइटमेंट या फिर वो जोश या फिर वो एक मोटिवेशन क्यों नहीं है कि हम बीमारी को दूर रखते हैं? इसके भी बहुत सारे रीजन हैं। एक तो आपकी आलसीपन दूर करना होगा, जल्दी उठना होगा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने होंगे, रात को जल्दी सोना होगा, फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खा सकते, यानी कुछ हमारे चाहते हैं, जो चीजें हमें पसंद है उसको हमें छोड़ना होगा। और ये मुश्किल है लेकिन किया जा सकता है। 2-3 महीना अगर आप ट्राई करोगे, कोशिश करेंगे, तो आपका हैबिट बन जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि लोग प्रिवेंशन की बात नहीं करते, वो है डर नहीं है। अगर आप डरे हैं तो आप सब कुछ कर सकते हो। जानबूझ के कोई भी इंसान बिना हेलमेट का गाड़ी, बाइक तेज रफ्तार में नहीं चलाएगा, क्योंकि उनको एक्सीडेंट का डर है। आप जानबूझ के किसी भी बिल्डिंग के ऊपर से नहीं कूदोगे, क्योंकि आपको डर है आपका हाथ पैर टूट जाएंगे। आप जानबूझ के गंदा खाना, जो बासी खाना है, अगर वो खराब हो गया है, आप नहीं खाओगे। आप जानबूझ के एक्सपायरी सामान यूज नहीं करोगे, क्योंकि हमें डर है हमारा नुकसान होगा। लेकिन लोगों को इस बात की डर बिल्कुल नहीं है कि कल को उनको कैंसर हो सकता है। लोगों को इस बात की बिल्कुल डर नहीं है कि कल को उनको डायबिटीज हो सकता है। लोगों के मन में डर बिल्कुल नहीं है, और ये डर हमें उनके मन में पैदा करना होगा। और दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहे हैं, बट ये जरूरी है। टीवी में एड्स आते हैं, टोबैको के प्रोडक्ट में सामने एक बहुत बड़ा कैंसर का फोटो लगाया जाता है, ये सारे चीज लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए है। और यहाँ में हम सब बहुत अच्छे से लोगों को बता सकते हैं कैंसर क्या है, डायबिटीज क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम होने से क्या हो सकता है, और आप बहुत अच्छे से उनको प्रेजेंट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने मैं एक कहानी बताता हूँ। एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड प्रोफेसर है, वाइफ भी एक स्कूल की हेड टीचर है, और एक बेटी है उनका। यानी हस्बैंड एंड वाइफ मिला के द मंथली इनकम इज मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं। उनके खुद के घर है। वाइफ को कैंसर होता है, और बहुत सारा ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट चलते जाता है, और उनका तबीयत भी खराब होती जाती है। 5-6 साल जैसा वो कैंसर में सफर कर रही है, और इस दौरान वो लोग अपनी बेटी का परवरिश, उनका ध्यान ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। उनके सारे सेविंग्स खत्म हो गए, उन्होंने हर तरह का इलाज कोशिश किया। हस्बैंड का भी कॉलेज जाना ठीक से नहीं हो पा रहा है। वाइफ ऑलरेडी लीव पे है, नींद नहीं है, घर का हालत बहुत खराब हो गया है, खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है, कौन क्या खा रहा है, कहाँ है, सो रहा है, कुछ भी नहीं है। बस एक दुख भरी जिंदगी जीते हैं, सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं कैसे ठीक होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ये करते करते करीब ऐसा हो गया, उनका पूरा सेविंग्स खत्म, घर बिकने की कगार पे आ गई, और बेच घर बेचने वाला था। और इतनी परेशानी में, इस भागदौड़ में,
इलाज की आशा में उन्होंने हर कुछ ट्राई किया। ये तनाव भरी जिंदगी में एक दिन सडनली उनका डेथ होता है। यानी उन्होंने लाइफ में जो कुछ भी किया था झटके में खत्म हो गया। उस छोटी सी बेटी का फ्यूचर, मतलब क्योंकि 4-5 साल से माँ बाप ध्यान नहीं दे पाए, वो अपने एक्चुअल फैमिली से बहुत दूर में रहते थे, तो परिवार वाले, रिश्तेदार वाले रोज आके इनको सपोर्ट नहीं कर पाते थे। उनका वाइफ का डेथ हो गया, ये इंसान डिप्रेशन में आ गया, बेटी का पढ़ाई लिखाई परवरिश खराब हो गया, और ऐसा हो गया कि इनके लाइफ में मीनिंग नहीं रहा। ये जो मैंने कभी अभी कहानी आपको बताया है, ये एक्चुअली में एक रियल स्टोरी है आसाम के एक फैमिली का, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप जरा सोचो, ऐसे कितने सारे केसेस हमारे देश में ऑलमोस्ट हर गांव हर शहर में होता है। अगर उनको पता होता कैंसर हो सकता है, थोड़ा बहुत प्रिवेंशन किया होता, कर लिया होता, और हो सकता है उनको कैंसर ना होता। तो लोगों के मन में ना हमें ये थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना होगा। और ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते, उनके पास टाइम नहीं, उनके पास स्कोप नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास जाते हैं, तो उनको प्रोडक्ट्स देते हैं, उनको ये बताते हैं, तो आपके पास ये स्कोप है कि आप उनको ये बताएं। तो आज का जो सेशन है, कुछ ऐसे खतरनाक बीमारियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उनको कैसे रोका जा सकता है, और हम कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसी के बारे में है। बीमारी को अगर रोकना है, तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा, यानी एक ऐसी जिंदगी जो आपकी बॉडी को बीमारियों से रोकेगा। ऐसे कुछ गुड प्रैक्टिसेस, जैसे अगर आप बाइक को हमेशा बहुत हाई स्पीड में चलाओगे, एक्सेलेटर को बहुत ज्यादा दबा के चलाएंगे, तो बाइक जल्दी खराब होगा। लेकिन अगर आपने उसको केयरफुली चलाया 60-70 की स्पीड में, आपका बाइक बहुत लंबा चलेगा। सेम विथ कार। यानी एक हेल्दी लाइफ को जीने के लिए आपको फिजिकली, मेंटली बैलेंस्ड और वेलबींग में रहना होगा। आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करने होंगे जिससे आपका हेल्थ, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे, और ऐसे में आपका बॉडी हमेशा बीमारियों से दूर रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो लिस्ट में 8-10 चीजें हैं, हम इनसे छुटकारा पाना चाहते तो हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तो सबसे पहले हमें सोचना होगा, समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सबसे पहला ही प्रॉब्लम हम सबका है, खास करके शहर के लोगों का, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और ऐसा नहीं है कि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल को दूर नहीं कर सकते। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है आपके लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली, बॉम्बे मेट्रो, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी के लोगों के पास फिजिकल एक्टिविटी का स्कोप नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको आदत बनानी होगी, हम सबको आदत बनानी होगी कि हम जब भी घर के लिए शॉपिंग करने जाए, कुछ भी, हम वॉक करके ही जाएंगे या फिर साइकिल चला के जाएंगे। स्कूटर, बाइक, कार नहीं लेंगे। नंबर 2, सुबह जल्दी उठेंगे। अगर आसपास में एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए एरियाज है, पार्क है, वहां जाएंगे। नहीं तो आसपास में जो सड़क है उसी पे चलेंगे फैमिली के साथ। जितना हो सके आप छोटे मोटे डिस्टेंस पे जाने के लिए कोई भी बाइक, स्कूटर का इस्तेमाल ना करें। घर में जितने सारे लोग हैं, दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, आप सब लोग ध्यान से सुनना और समझना। जो हमारे घर की महिला है, ज्यादातर घरों में जो लेडीज है, जो हाउस वाइफ है, वो सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप घर को संभालते हैं, हम सबको संभालते हैं, हम सबके सारे काम करते हैं। ऐसे में आप सोचो, अगर हम लोगों ने अपने 2-4 कपड़े खुद धोए, अपने रूम को खुद ब्रूम किया, अपने बेड खुद बनाए, खुद की 1 कप चाय बना के पिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनके लिए थोड़ा सा राहत होगा, और हमारा थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी होगा। ये हम बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। अब कभी आपके पास टाइम है, आप उनके 1-2 कामों में मदद करो। आप किचन में हेल्प कर सकते हैं, घर को क्लीन करने में हेल्प कर सकते हैं, उनसे 1-2 काम आप ले लो खुद के लिए। तो इतना भी करेंगे ना, हमारे लिए बहुत ऐसा एक्सरसाइज हो जाएगा, उस बेचारी महिला को भी बहुत रिलीफ मिलेगा, और हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल दूर हो जाएगा, यानी फिजिकल एक्टिव लाइफ बन जाएगा। डाइट पे हम कोशिश करते हैं, आप सब, हम सब मिलकर कोशिश कर सकते हैं कि हम बाहर के खाना को हमेशा अवॉइड करेंगे। महीने में 1-2 बार आप आउटिंग करो, 1-2 बार आप डिनर करें, नो इश्यू विद दैट। लेकिन रेस्ट ऑफ द मंथ आप ना जाओ, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। आपका पैसा बचेगा,
और उतने पैसे से आप घर में सारा सामान लेके आए, ओवन ओवन लेके आए, घर में आप पिज्जा पिज्जा बना के खाओ कम से कम मसाले में। ये जो पहला दो पॉइंट्स था ना, ये सबसे हार्मफुल है। और ये दोनों चीज को दूर करने के लिए जो छोटा मोटा टिप्स और आइडिया मैंने दिए हैं ना, इससे परिवार का आपस का तालमेल अच्छा होगा। आपका सोल ऑफ हेल्थ ऑफ द सोल, सोल आपका हेल्दी रहेगा, स्टेट ऑफ माइंड आपका हेल्दी रहेगा, आपके लाइफ में सुकून आएगा, परिवार में लोगों का आपस का ताल्लुकात बेहतर होंगे। फिजिकल इनएक्टिविटी, इसको भी दूर करना होगा। ड्रग अब्यूज, दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ, किसी भी इंसान को अगर आप लॉन्ग टाइम एटलीस्ट 3 महीने के लिए नोनी स्टेविया जैसे प्रोडक्ट्स देते हैं, उनका एडिक्शन छूट सकता है। जल्दी सोना जल्दी उठना अगर हम करते हैं तो हमारा बॉडी, हमारा हेल्थ, हमारा माइंड हमेशा हेल्दी रहेगा। अगर ये साइकिल गड़बड़ होता है तो हम जल्दी बीमार होते हैं। डिजिटल पोल्यूशन का मतलब है मोबाइल फोन, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी आप एक लिमिटेड टाइम के लिए देखें। एक छोटा सा टिप यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बच्चों को आप लोग मोबाइल से दूर रखें और उनको टीवी दिखाएं। जब हम बहुत नजदीक से मोबाइल का स्क्रीन देखते हैं, उससे आई बॉल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, उससे वो रेडिएशन ज्यादा बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप टीवी लगा दो, एक अच्छा डिस्टेंस से दिखेगा, उससे नुकसान नहीं होगा। वर्क प्रेशर को कम करने के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स घर वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑफिस में जो भी आपको चैलेंजेस लगता है, आप घर आके फैमिली के साथ शेयर करें। वो आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन आपका दुख बांट लेंगे, आपका प्रेशर कम हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, आप उनको ओके लाइफ करके अपॉर्चुनिटी दिखाएं। फूड कॉन्टेमिनेशन, ये बहुत कॉमन है और ये बेसिकली बाहर खाना खाने से ही होता है, तो हमें ये अवॉइड करना होगा। अनशेड्यूल्ड लाइफ, जल्दी सोने से और जल्दी उठने से सारा शेड्यूल सही हो जाएगा। स्मोकिंग, इससे भी दूर रहने के लिए हम नोनी और स्टेविया यूज कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स है। इसको सॉल्व कर लिया तो हम ऑलमोस्ट एक हेल्दी लाइफस्टाइल में वापस आ सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो काफी टाइम से लोगों को होती रहती हैं, पूरी बीमारी। और ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, इसी के कारण ये बीमारियां होती रहती। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारे लाइफ में आज के जमाने में है, हेल्दी फूड हमारे पास नहीं है। उसका कारण है हर खाना प्रिजर्व्ड है, एडल्ट्रेशन है, उसमें केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, कुछ ना कुछ एडेड होता है। कुकिंग प्रोसेस सही नहीं है, एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव फ्राइंग, इससे भी खाने में मौजूद न्यूट्रिशन खराब हो जाता है। जो तेल उसमें यूज होता है वो भी बहुत पुअर क्वालिटी का ऑयल होता है। एग्रीकल्चर प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आ गया। हम लोग हाइब्रिड स्पेशीज को यूज करते हैं, जिसके कारण भी न्यूट्रिशनस वैल्यू कम हो गया है। खाने का जो प्लेट हमारा कभी बैलेंस नहीं होता, हम इक्वल अमाउंट का प्रोटीन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सलाड्स नहीं लेते। नॉन सीजनल फूड, सीजनल फूड का जो बैलेंस होना चाहिए, हम सीजनल फूड नहीं लेते, नॉन सीजनल ज्यादा लेते हैं। फूड कॉन्टामिनेशन, वाटर का कॉन्टामिनेटेड सोर्स, ये सारे कारण से हमारा फूड, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आपको एक लिस्ट दिखेगा यहाँ पे। पहला रीजन देखो, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सेसिव इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, ये सारा कारण है कि हमारे देश में लोगों को हार्ट की बीमारियां ज्यादा हो रही है। आप सब एग्री करते हैं? नोनी और स्टेविया, अनहेल्दी डाइट, ओवरवेट, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इसके कारण डायबिटीज हो रही है। प्रोसेस्ड फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मेडिसिन, स्ट्रेस के कारण ओबेसिटी हो रही है। बीइंग अनहैप्पी, हेवी वर्कलोड, लाइफ स्ट्रेस, फियर, इससे स्ट्रेस हो रहा है। बैक्टीरिया इन फूड, इन्फेक्शन, स्ट्रेस, सर्टेन मेडिकेशन से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो रहा है। अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, स्मोकिंग और ओबेसिटी से मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो रहे, जैसे थायराइड, ओबेसिटी, लिवर प्रॉब्लम्स। ये जितने भी रीजंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कॉमन रीजन है। अच्छी बात यह है कि ये सारे अवॉइडेबल है। दुख की बात यह है, लोगों को या तो पता नहीं है या फिर लोग नहीं करते हैं। तो हम सबके ऊपर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है
हम लोगों को ये अवेयरनेस दें, लोगों को बताएं एक बेहतरीन जिंदगी आसानी से कैसे जिया जा सकता है और मेडिकल कॉस्ट को आप मिनिमम कैसे लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी लोगों से बात करो, ये जो एक थ्योरी है, एक एजेंडा है, एक जो कॉन्सेप्ट है, अवेयरनेस है, आप जरूर लोगों के साथ शेयर करें। फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में आपको लोगों को एहसास दिलाना होगा, उनके खाने में क्या शॉर्टेज है, उनके खाने में क्या कमी है। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये सारे चीज हमें रोज चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। और ये अगर सारे हमें चाहिए, आपको बताना होगा कि आपके खाने में कम से कम अलग अलग 3-4 सब्जियां हो, ग्रीन लीव्स हो, सलाद हो, वो भी 2-4 अलग अलग सब्जियों का, थोड़ा बहुत 2-3 टाइप का फ्रूट्स हो, हेल्दी प्रोटीन हो, फाइबर्स हो, होल ग्रेन हो, यानी पॉलिश्ड कुछ भी ना हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो। मिनिमम ये सारा सामान अगर हम लेते हैं, ये कंप्लीट और बैलेंस फूड है। लेकिन ये अक्सर लोग नहीं लेते क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हम सिर्फ टेस्ट के लिए लेते हैं, कभी भी हम लोगों ने न्यूट्रिशन के लिए नहीं लिया। और उसके कारण क्या होता है, ये जो आपके स्क्रीन में है, बीएमआई बढ़ जाता है, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, इम्यूनिटी गड़बड़ हो जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़, यानी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं लंच पे, लंच करते हैं डिनर पे, डिनर करते हैं मिडनाइट पे, सोते हैं लेट, उठते हैं दोपहर को। इस सारे चीजों से हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल बिगड़ गया, मतलब उल्टा हो गया। प्योर रिफाइंड खाने से हमारे बॉडी को बहुत नुकसान होता है। प्रोटीन का डेफिशिएंसी हर इंडियंस में देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग जब फास्टिंग करते हैं तो बहुत लंबा फास्टिंग करते हैं, और जब नहीं करते तो ओवर ईटिंग करते हैं, यानी फास्टिंग का फायदा हमें बिल्कुल मिलता ही नहीं है। बैलेंस डाइट हम कभी नहीं लेते। तो ये सारे चीज गड़बड़ है और इसको थोड़ा सा करेक्ट हमें करना होगा। सोल्यूशन आपके हाथ में है। हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर रेस्ट, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, और टोबैको को और स्मोकिंग को अवॉइड करना है, और अपने वेट को बैलेंस करना है। न्यूट्रोसिटिकल्स यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 4 चीजों का आप हमेशा याद रखना, 4 पॉइंट्स। ये 4 चीजों के बारे में आप सबको बताना, जितने भी लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे, जैसे भी मिलेंगे, आप उनको 4 चीजें जरूर सिखाओ। हेल्दी फूड, यानी बैलेंस न्यूट्रिशन फूड, नॉर्मल वेट, रेगुलर एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग। इसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा काम किया जा सकता है, पहला काम नहीं हो सकता है। हेल्दी फूड आपको बिल्कुल नहीं मिलता है आज की मार्केट में। आप किसी भी शहर में जाओ, किसी भी गांव में जाओ, आपको सारा खाना हेल्दी कभी नहीं मिलेगा। एडल्ट्रेटेड फूड आपको हर गांव में भी मिलेगा। आप सारा कुछ खेती भी नहीं कर सकते। आधी से ज्यादा चीज बाहर से आता है, एंड दैट इज रिफाइंड, प्यूरिफाइड, प्रिजर्व एंड एडल्ट्रेटेड। ऐसे में हमें न्यूट्रिशन तो नहीं मिलता है। आपने एप्पल लेके आया मार्केट से, आपको बहुत सारा आयरन मिलना था, विटामिन मिलना था, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे कारणों से इसका न्यूट्रिशन लॉस हो गया। और उल्टा आपको उसमें केमिकल्स मिलेंगे, आपको उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलेंगे, खतरनाक हार्मफुल हॉर्मोन्स, इंजेक्शंस, कलर्स मिलेंगे, जिससे आप बीमार होंगे। यानी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें फायदा होना था वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में जो न्यूट्रिशनल गैप हो गया कि आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो लिए थे लेकिन आपको विटामिन मिनरल्स नहीं मिला, ये गैप आप कैसे पूरा करोगे? आपको न्यूट्रोसिटिकल्स लेने होंगे। न्यूट्रोसिटिकल्स का मतलब है नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आप जूस निकाल के उसको कैप्सूल में डाल दो, या फिर उसके एक्सट्रैक्ट आप टैबलेट कैप्सूल बना दो, और वो आपको नेचुरली विटामिन और मिनरल्स देंगे। आप इतना सब्जी लेके घूम तो नहीं सकते, उसके एक्सट्रैक्ट निकाल के आप कैप्सूल बनाओ, ताकि एक दिन का पूरा विटामिन और मिनरल आपको कंप्लीट मिल जाए। इससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल गैप कम हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा, बीमारियां दूर रहेंगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इन विटामिन और मिनरल्स की एब्सेंस में कैंसर जैसा खतरनाक स्थितियां पैदा होती है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। न्यूट्रोसिटिकल से आपको हर तरह का न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। विटामिन की कमी है, खत्म हो सकता है, मिनरल डेफिशिएंसी है, खत्म हो सकता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी को भी आप खत्म कर सकते हो। आपके लाइफस्टाइल की गड़बड़ी से होने वाले बीमारी को आप कंट्रोल कर सकते हो। ओवरऑल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, आपका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहेगा,
मेंटल वेलनेस आपका बेहतर होगा, आप फिजिकली मेंटली आप हेल्दी रहोगे, आपके स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन कम हो जाएगा, आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जो जैसे बहुत पुराना जॉइंट पेन है, स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन है, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ कम हो सकता है। आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा और बॉडी के सारे फंक्शंस बेहतर होंगे। ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मैं आपको दो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आप प्लीज याद रखना और लोगों के साथ शेयर करना। आपको पता है कि जब हमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, कम से कम कितने दिनों के लिए दिए जाते हैं? आप लोग प्लीज थोड़ा फटाफट रिप्लाई करें, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। 5 दिन, करेक्ट। और डॉक्टर जैसे लिख के देते या फिर घड़ी का शेड्यूल बताते हैं ना कि आपको सुबह 6 बजे लेना है और शाम को 6 बजे लेना है, ये एक्यूरेट टाइम पे क्यों लेना है मैं बताता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको जब समझ में आएगा तो आप न्यूट्रिशन कोई भी सप्लीमेंट्स को बहुत ध्यान से लोगे। हमारे बॉडी में जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस घुस जाती है, तुरंत हमें इन्फेक्शन नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। जैसे आज हमारे बॉडी में बैक्टीरिया वायरस घुस गया, तुरंत हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। वो बैक्टीरिया वायरस घुसने के बाद हमारा बॉडी उसको मारने की कोशिश करेगा, हमारे एंटीबॉडीज और बैक्टीरिया में फाइट होगा। अगर हमारा बॉडी जीत गया, बैक्टीरिया मर गया, तो आपको इन्फेक्शन होगा नहीं। तो ये जो लड़ाई है चलता रहेगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और जब तक लड़ाई चलता जाएगा बैक्टीरिया भी ग्रो करेगा, करोड़ों में करोड़ों की तादाद में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब उनकी आर्मी हमारे आर्मी से ज्यादा हो जाएगी और हमारा आर्मी कमजोर हो जाएगा, तो वो हम पे हावी हो जाएगा। और ये फाइटिंग के दौरान बुखार बुखार आता है और बॉडी में थोड़ा बहुत सिम्टम्स दिखने लगते हैं। यानी 2, 3, 4 दिन तक जब बैक्टीरिया ग्रो करती है तब तक हमारे बॉडी में सिम्टम्स नहीं दिखते, और एक बार हमारी आर्मी हार गई तो हमारे बॉडी में सारे सिम्टम्स दिखेंगे। अब इन बैक्टीरिया को मारने के लिए हम दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। मैंने पहला दवाई 6 बजे ले लिया, 500 mg कैप्सूल ले लिया, और मेरे पूरे बॉडी में जितना बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए वो एंटीबायोटिक ब्लड में कम से कम 400 मिलीग्राम होना चाहिए। मैंने दवाई लिया 6 बजे, ये दवाई एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाते जाते इसको करीब 1 घंटा टाइम लग सकता है, आधा घंटे से 1 घंटा। तो 500 मिलीग्राम का टैबलेट मैंने लिया, 400 मिलीग्राम मेरे ब्लड में पहुंच गया, और पूरे बॉडी में जितने बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए कम से कम 400 मिलीग्राम तो चाहिए। और जितना बड़ा बॉडी होगा उतने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि वो और पूरा फैल जाएगा, उतना ज्यादा एंटीबायोटिक चाहिए। तो ब्लड में 400 मिलीग्राम का मेडिसिन 1 घंटा में पहुंच गया, और ये मेडिसिन ब्लड में अगले 8 घंटा तक रहेगा। उसके बाद ये धीरे 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 बॉडी से बाहर चला जाएगा। यानी 8 घंटा से पहले मेरे ब्लड में दोबारा से 400 मिलीग्राम एंटीबायोटिक आना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉन्सेंट्रेशन नीचे चला जाएगा, तो बैक्टीरिया फिर से जिंदा होना, आई मीन प्रोड्यूस होना शुरू करेगा, बैक्टीरिया खत्म नहीं होगा। ये जो प्रोसेस है चलता रहता है। पहला दिन आपने 10% बैक्टीरिया को मार दिया, दोबारा से बैक्टीरिया ने बच्चे पैदा किए। तो ये जो मारने का और बैक्टीरिया का रिप्रोड्यूस होने का प्रोसेस चलते 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 5 दिन तक, 6 दिन तक चलता जाएगा, तब बैक्टीरिया खत्म होगा। तो पहला जो 2, 3 दिन है, हम ज्यादा ज्यादा मेडिसिन डाल के पूरे बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं लोडिंग फेज। लोडिंग फेज में एक और पॉइंट आता है कि आपको पहले ज्यादा मात्रा में मेडिसिन देने होंगे ताकि ब्लड में एक अच्छा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो। 400 ग्राम पाने के लिए मैंने पहले 800 ग्राम दे दिया शुरू के 2, 3 दिन में, ताकि एटलीस्ट 500 ग्राम हमेशा ब्लड में रहे, और बस उसके बाद आप धीरे धीरे उस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करो। उसी तरह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन को लोड करने के लिए कम से कम 30 दिन चाहिए। आपका बॉडी पिछले इतने दिनों से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में चल रहा था, और बॉडी ने अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट करके बदल दिया फंक्शनिंग। जैसे अगर आयरन की कमी होगी, बॉडी अपने मसल को खाना शुरू करेगा, वहां से आयरन निकालेगा। तो बॉडी को पता चलने में ही 10-15 दिन लगेगा कि आपने आयरन देना शुरू किया, तो अपने मसल को खाना बंद करेगा। तो ये जो लोडिंग फेस है, बॉडी के न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण जो बॉडी के फंक्शंस बदल गए हैं,
इसको एहसास दिलाने के लिए 1 महीना चाहिए एटलीस्ट। ये है लोडिंग फेज। बॉडी को पता चल गया न्यूट्रिशन आ रहा है, अपने फंक्शन को दोबारा से न्यूट्रलाइज और नॉर्मल पे लेके आओ। जब ये पता चलेगा आप बस न्यूट्रिशन को मेंटेन करो अगले 1 महीना तक। उसके बाद 1 और 1 महीना आप न्यूट्रिशन को जारी रखें और फिर आप स्टॉप कर सकते हैं। तो यह है लोडिंग फेज, मेंटेनेंस फेज और विड्रॉल फेज। तो लोग आपसे पूछेंगे ना 3 महीना क्यों खाना होता है, तो आप बताओ ये रीजन है। लोड होना पड़ेगा, न्यूट्रिशन को मेंटेन करना होगा और उसके बाद ही आप इसको निकाल सकते हैं। तो अभी आप आई बिलीव आप हर कोई बता सकते हैं कि हमें 3-4 महीने के लिए क्यों देना होता है, राइट। और न्यूट्रिशन के मामले में ये आपके स्क्रीन में सबसे बेहतरीन और खूबसूरत प्रोडक्ट बेरीफ्यूल, इसके बारे में आप लोग ऑलमोस्ट बहुत कुछ जानते हैं। तो 1-2 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते। दुनिया में जहां के लोग एसाई बेरी को नेचुरली अपने फूड में खाते, जैसे आपको पता होगा जैसे हमारे असम में ना रोड साइड में आपको बहुत सारे जुजुबी मिलेंगे, बैर, वो रोड साइड में मिलते हैं बैर। छोटे मोटे छोटा साइज का आम भी मिलता है, हर किसी के घर में होता है, हम लोग तोड़ के खाते हैं। जैक फ्रूट्स मिलते हैं, हर किसी के ज्यादातर घरों के लोगों के घर में होता है। ऑलिव मिलते हैं, ये कॉमन फ्रूट्स हैं जो आपको रोड साइड में भी मिलेंगे। यानी ये कहीं में भी उगता है और ये हम थोड़ा बहुत खाते रहते हैं। तो कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा ही बेरी उगता है और लोग उसको नेचुरली खाते हैं। और धीरे धीरे लोगों को पता चल गया ये खाने से वो बूढ़े नहीं होते, उनको डायबिटीज नहीं, यानी उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनकी बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा स्ट्रांग रहता है। वहां के बूढ़े लोग, बूढ़े कपल्स भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वहां में 70-80 के एज में भी कंसीव करते हैं महिलाएं, उनके फैमिली बड़ी होती है। वहां में कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल सर्विस नहीं है, फिर भी लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। लोग किसी भी डिजीज से नहीं मरते, आईसाइट अच्छा रहता है, यानी हर तरह से वो 100 साल की जिंदगी आसानी से जी सकता है और ऐसा हो रहा है। तब धीरे धीरे जाके लोगों को पता चला कि ऐसा बेरी में ये सारा बेनिफिट्स है और ये ऐसा बेरी से ही ये बेरी फ्यूल बनाया गया है। यानी एक लंबा जिंदगी, हेल्दी जिंदगी जीने का एक बेहतरीन, आप इसको एक क्या कह सकते हैं, नेक्टर कह सकते हैं, आप इसको एक टॉनिक कह सकते हैं, जिससे इंसान एक बेहतरीन लाइफ जी सकता है। और ये बिल्कुल वही एक्सोटिक एक्सोटिक नेचुरल ऐसा बेरी से ही बनाया गया है। और ये यहाँ पे कल्टीवेट नहीं होता है, बाहर से ही मंगवाया जाता है, नेचुरली जहाँ पे उगता है। इसको बनाने के जो प्रोसेस है, इसको अवार्ड मिला, अवार्ड तो नहीं बोलूंगा, ए सर्टिफाइड प्रोसेस में इसको बनाया गया है। इसका टेस्ट भी बहुत सिलेक्टेड प्रोसेस से बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के बदौलत इसमें फ्लेवर डाला गया है और इसमें आप कह सकते हो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑरिक वैल्यू है। क्या आप लोग जानते हैं ऑरिक का मतलब क्या है? ऑरिक, ORAC, ऑरिक। क्या आप लोग जानते हैं ऑरिक का मतलब क्या है? क्योंकि ये भी हमें बताना होगा लोगों को, जब हम उनको बेरी फ्यूल दिखाएंगे। तो क्या एक्सप्लेन दोस्तों, जब हम सांस लेते ऑक्सीजन जाता है और वो ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है। और जब हम खाना खाते उससे तरह तरह की चीजें बनती है, ग्लूकोज बनता है, एमिनो एसिड बनता है, फाइबर्स आते हैं, विटामिन और प्रोटीन्स आते हैं। ये सारा चीज भी सेल के अंदर जाता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल के अंदर मिक्स होता है और ये जल जाता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। और इसके अगेंस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर जाता है। और ये बिल्कुल एक केमिकल रिएक्शन है, बहुत ज्यादा टेक्निकल केमिकल रिएक्शन है, जिसके तहत एटीपी के एक ये फॉस्फेट है, एनर्जी बनती है, उसको एटीपी कहा जाता है केमिकल टर्म्स में। ये कंप्लीट और बहुत ही एडवांस्ड केमिकल रिएक्शन है। इस प्रोसेस के दौरान दो बहुत बुरी चीज भी प्रोड्यूस होती है, दो बहुत बहुत बुरी चीज। एक है एक फ्री ऑक्सीजन रेडिकल, एक फ्री नाइट्रोजन रेडिकल। यानी ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस के हिसाब से नहीं है, फ्री रेडिकल के हिसाब से है। यानी ये बहुत ही अनस्टेबल ऑक्सीजन है। ये एक ऐसा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल स्टेबल है, चुपचाप नहीं रहेगा।
इतने अनस्टेबल है कि इसको ठीक ठाक रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे आप जानते हैं, जैसे जो लोग ड्रग्स लेते हैं, उनको अगर एक दिन ड्रग्स नहीं मिलेगा ना, वो उसका बॉडी शिवर करेगा, वो बहुत वायलेंट हो जाएगा, वो हो सकता है मर्डर भी कर दे। तो ये जो ऑक्सीजन है बिल्कुल अनस्टेबल है, जो भी आसपास में मिलेगा उसके साथ चिपक जाएगा। और नाइट्रोजन भी बिल्कुल अनस्टेबल है। और आपको पता होगा हमारा पूरा बॉडी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है। प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, सेल हो, मसल हो, ब्लड हो, आर्टरीज हो, हार्ट हो, लिवर हो, ये सारा चीज कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना। और यानी ये जो फ्री ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये किसी भी चीज के साथ चिपक सकता है। और अगर ये एक बार चिपक गया, वो उस मॉलिक्यूल को खत्म कर देगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल पहले से ठीक था। उसमें एक और नाइट्रोजन लग जाएगा तो वो मॉलिक्यूल बिगड़ जाएगा और ये खराब हो जाएगा। इसके खराब होने के कारण बाजू वाला मॉलिक्यूल भी खराब होना शुरू करेगा, क्योंकि फिर से फ्री नाइट्रोजन बनेगा, फ्री ऑक्सीजन बनेगा। यानी ये एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मैं अपनी भाषा में इसको शक्ति कपूर कहता हूं, और ये मेडिकली फ्री रेडिकल के नाम से जाना जाता है। यानी हमारा बॉडी हर बार हर सेकंड लगातार 24 घंटा नॉन स्टॉप फ्री रेडिकल्स बनाती रहती है। और ये फ्री रेडिकल्स को बॉडी न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर बॉडी को स्टेबल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बनाती है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है ये जो फ्री रेडिकल है, अनस्टेबल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको एंटीऑक्सीडेंट पकड़ेगा और उसको स्टेबल करेगा, ठंडा करेगा, चुप कराएगा और इसको बॉडी से बाहर निकालेगा। लेकिन ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, यह है विटामिन ए, सी, एन, ई, ये हम भरपूर मात्रा में नहीं खाते। अगर आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को चाहिए तो रोजाना आपको बहुत सारा गाजर, ऑरेंज कलर का फ्रूट्स, बहुत सारे बादाम और साइट्रस फ्रूट खाने होंगे, जो हम बिल्कुल नहीं खाते। यानी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल हमेशा भरपूर बना रहता है, क्योंकि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट नहीं खा रहे हैं। और यही फ्री रेडिकल है जो हमें हमारे हेयर्स को ग्रे कर रहा है, हमें बूढ़ा बना रहा है, लंग्स, लिवर, किडनी, स्प्लीन, हार्ट, आर्टरीज को कमजोर कर रहा है, ऑर्गन डैमेज हो रहा है, हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, इस तरह का खतरनाक बीमारियां हो रही है और हम बूढ़े हो रहे हैं। एक इंसान के बॉडी में जितना एंटीऑक्सीडेंट चाहिए एक दिन में, उसका एक हिसाब है। और इसका हिसाब इस हिसाब से लगाया जाता है कि अगर आपका बॉडी साइज बहुत बड़ा है और अगर आप शहर में रहते हैं, तो आपके बॉडी में ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे। मान लीजिए आपके बॉडी में 100 फ्री रेडिकल बना, और 100 फ्री रेडिकल को मारने के लिए आपको कम से कम 100 एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो ये 100 एंटीऑक्सीडेंट का जो हिसाब है, यानी और एक वैल्यू, ऑक्सीजन, रेडिकल, एब्जॉर्बेंस, कैपेसिटी। 100 फ्री रेडिकल को मारने के लिए 100 एंटीऑक्सीडेंट दे दिया, और ये 100 एंटीऑक्सीडेंट और 100 फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करेगा। ऑन एन एवरेज देखा गया है, अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको दिन में 10,000 और एक एंटीऑक्सीडेंट से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, तो आपको कम से कम 30-40 हजार का, या फिर कम से कम 30,000 और एक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ये जो बेरी फ्यूल है, ये आपको 100 ml में 1,25,000 और एक वैल्यू का फ्री रेडिकल देता है। यानी आपको 30 ml में करीब करीब 40,000 और एक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट देता है, जो काफी है किसी भी मेट्रो सिटी के लिए। कितना भी खतरनाक पॉल्यूशन क्यों ना हो, आपके बॉडी के सारे एंटीऑक्सीडेंट रिमूव हो जाएंगे। यानी 30 ml एवरी डे अगर आप अगले 10 साल तक लेते हैं, इतना एश्योर्ड है आप बूढ़े नहीं होंगे, आपके ऑर्गन्स बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा, आप देखने में भी जवान रहेंगे, और आपको हार्मफुल डिजीज कभी नहीं हो सकता। इसका फायदा आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, आर्टरीज को सिकुड़ने नहीं देगा, यानी हार्ट अटैक, स्ट्रोक आने नहीं देंगे, लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करेगा, बैलेंस करेगा, ब्लड फ्लो को अच्छा रखेगा, हार्ट प्रॉब्लम, चेस्ट पेन को दूर करेगा, ओवरऑल हार्ट, आर्टरी, ब्लड की कोई भी बीमारी को रोकेगा। एंटी कैंसर है, आपकी बॉडी को रिपेयर करने में मदद करेगा, यानी धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्ग और यंग होता जाएगा, बूढ़ा नहीं होगा, उल्टा होगा। सेलुलर मेटाबॉलिज्म बेहतरीन होगा, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब है सेल ज्यादा टाइम तक अच्छा काम करेगा, आप बूढ़े नहीं होंगे, बॉडी को सारे फंक्शन को बैलेंस करेगा, और ये एंटी एजिंग है।
इसके रिसर्च पे नहीं जाता हूँ। एसआई बेरी का मैंने आपको बताया कि जहाँ के लोग यूज करते हैं उनको कितना फायदा मिलता है। इसके जो कुछ यूएसपी आप लोगों को जब बताओगे, नैनो साइंस से बना, यानी इसके पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। जैसे मैंने कहा था, एंटीबायोटिक अगर आप लेते हैं तो आधा घंटे या 40 मिनट में एब्जॉर्ब होता है। ये जल्दी एब्जॉर्ब होगा क्योंकि इसका पार्टिकल साइज उससे भी छोटा है। तो नैनो फॉर्मुलेशन के कारण तुरंत एब्जॉर्ब होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन। एलर्जन फ्री, वेगन है, नेचुरल एंड सेफ है। इसमें कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज नहीं किया गया है। ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनाया गया, लैब टेस्टेड है। इसको दुनिया भर के बेहतरीन साइंटिस्ट ने फॉर्मुलेट किया है। इसको मैन्युफैक्चरिंग को AA एक्रेडिशन मिला है। दुनिया का पहला एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा का आपको ऑरिक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। आप 30 ml रोजाना एटलीस्ट एक बार लेना शुरू करें, 2 बार भी ले सकते हैं। और अगर आपने गलती से बहुत ज्यादा भी ले दिया तब भी कोई नुकसान नहीं है। खोलने के बाद बॉटल को ठंड और डार्क जगह में रखें, सनलाइट से प्रिवेंट करें। तो इस बेहतरीन प्रोडक्ट को मैं चाहूंगा आप लोग रेटिंग दें, और ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगे एक बार बताएं। ग्रेट, 10 on 10। चलिए दोस्तों, थोड़ा टाइम बचा है, एक और प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ये प्रोडक्ट का नाम है आरजी फ्यूल। अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें, या फिर, थैंक यू सो मच, आप सबने बेहतरीन रेटिंग्स दी। इस प्रोडक्ट को अगर हम लोग मेडिकली देखें तो ये एक मामूली सा प्रोटीन है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रोटीन, और ये प्रोटीन आपको बहुत सारे खाने पीने की चीजों में मिलता है। हम सब जानते हैं, जो प्रोटीन है वो एक लंबा सा चेन स्ट्रक्चर है, जैसे ट्रेन जैसा। जैसे ट्रेन में क्या होता है, बहुत सारे डिब्बे एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप जोड़ दो, ये लंबा सा ट्रेन बन जाता है। अगर आप उसको तोड़ दो वो डिब्बों में बदल जाती है। तो प्रोटीन एक ट्रेन जैसा है, और उसके डिब्बे को अमीनो एसिड कहा जाता है, अमाइनो एसिड। दुनिया भर में जितने भी प्रोटीन है वो गिने चुने 20-22 अमीनो एसिड से बनता है। कोई भी प्रोटीन हो, हमारे बाल, हमारे स्किन, हमारे नाखून, हमारे सलाइवा, हमारे हेमोग्लोबिन, हमारे इंसुलिन, हमारे हॉर्मोन्स, हमारे एंजाइम्स, मकड़े का जाला, कीड़े मकोड़े का स्किन, उसका जो स्ट्रक्चर होता है काइटिन, जो इंसेक्ट का बच्चा होता है लार्वा, सांप का जहर, सारा जो प्रोटीन है ये 20-22 अमीनो एसिड से ही बनता है। आप बस अमीनो एसिड के अरेंजमेंट को चेंज कर दो और वो प्रोटीन बदल जाएगा। मान लीजिए हम लोगों ने 20-22 अमीनो एसिड का नेमिंग किया, 1 2 3 4 से लेकर 22 तक। अभी आप इसको अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 लिए आपने अरेंज कर दिया तो एक प्रोटीन बन गया। आप इसको रिवर्स कर दो, 22 21 20 19 18 17 16 15, तो ये आपका हेमोग्लोबिन बन गया। तो हर बार जब आप इसको अरेंजमेंट को चेंज करोगे ये प्रोटीन अलग हो जाएगा। इन प्रोटीन में से कुछ, इन एमिनो एसिड में से कुछ एमिनो एसिड हमारा बॉडी बना सकती है, कुछ हमारा बॉडी नहीं बना सकती। जो नहीं बना सकते उसको एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, यानी आपको बाहर से लेना होगा। और जो बना सकती है उसको नॉन एसेंशियल कहा जाता है। जो जितने भी दुनिया भर के डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, मेडिकल साइंस के लोग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लोग है, फार्मास्यूटिकल साइंस के लोग है, फूड साइंटिस्ट है, वो दिन रात लगातार न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स मेडिसिन पे रिसर्च करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो एक साइंटिस्ट को एक्सीडेंटली एक एमिनो एसिड के ऊपर में रिसर्च करके एक बेहतरीन रिजल्ट का पता चला। इट वाज नॉट इंटेंशनल। मेडिकल साइंस हो, कोई भी साइंस का जो डिस्कवरी और इन्वेंशन है ना, इट इज ऑल अबाउट एक्सीडेंटल इन्वेंशन। जानबूझकर कोई भी चीज आज तक नहीं बना, वो कुछ और खोज कर रहे थे, उनको एक्सीडेंटली कुछ और मिल गया। ये एक मिरेकुलर एक्सीडेंटल इन्वेंशन था कि एल आर्जिनिन जो अमीनो एसिड है, ये खाने से आपका जो खून की नलियां हैं वो फैल जाती हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो छोटा सा बदलाव होता है इसके कारण सारे लोगों का हार्ट अटैक रुक सकता है, स्ट्रोक बंद हो सकता है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम में जाते हैं, अगर वो जिम में जाने से पहले आरजी फ्यूल लेके जाएंगे तो उम्मीद है किसी को भी हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे जिम में। तो एक मिरेकुलस एक्सीडेंटल इन्वेंशन था, डिस्कवरी था कि एल आर्जिनिन जो बहुत मामूली सा एमिनो एसिड है,
इसका इतना बड़ा फायदा हो सकता है, और ये नेचुरल है। और यही काम आप फार्मेसी के दवाई से भी कर सकते हो। जो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, जैसे एम्लोडिपिन, स्टेमलो 5 का जो स्टेमलो 5 mg का जो टेबलेट आता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का, वो इसी तरह का काम करता है। आपका ब्लड वेसल सिकुड़ गया है बहुत सारे कारणों से, और आपने एक दवाई लिया, वो फैल जाता है। लेकिन ये जो दवाई आप जिंदगी भर लोगे उसका साइड इफेक्ट है, और ये हो सकता है धीरे धीरे जाके काम ना कर, आपको ज्यादा डोसेस लेनी होंगे। लेकिन एल आर्जिनिन नेचुरल है, अगर आपने इसको लगातार 2 महीना ले लिया, ये अपना काम कर देगा, फिर आगे आपको नहीं लेना है। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था। और आपको इसका एक बहुत कनेक्शन भी बताता हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान एम्लोडिपिन जैसा मेडिसिन नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये दवाई बच्चों में भी पहुंच जाएगा, उसका भी आर्टरी डायलेशन करेगा और उसको नुकसान करेगा। यानी जो बीटा ब्लॉकर्स है, ये साइड इफेक्ट के साथ आता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स प्रेग्नेंट महिला को आरजी फ्यूल जैसा ही दवाई लिख के देता है। ये इतना सेफ है कि आप प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इन्वेंशन डिस्कवरी है मेडिकल साइंस में, और इसको हम बहुत आसानी से आपके पास लेके आए इन द नेम ऑफ आरजी फ्यूल। और इसमें एल आर्जिनिन जो एक एमिनो एसिड है, इसके साथ साथ 2 बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हैं, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट और एंथोसाइनिन। और जो आपको जो फार्मेसी में मिलता है उसमें एल आर्जिनिन आपको करीब करीब 3 ग्राम, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम के पैकेजिंग में मिलता है। हालांकि हमने यहाँ पे आपको 5 ग्राम की पैकेजिंग में दिया है। मेरी वाइफ जब कंसीव की, उनको भी डॉक्टर ने सेम चीज लिखा था, मैंने देखा था। उसका प्राइस था करीब 64 या 70 रुपीज। उसमें सिर्फ 3 ग्राम एल आर्जिनिन था और थोड़ा सा ग्रेपसीड था और कुछ नहीं था। उसके मुकाबले इसका जो कॉम्पोजिशन है वो डबल है। आप समझ सकते हो, 70 रुपए उसका था तो इसका कितना होना चाहिए। तो ये एक लाजवाब फॉर्मुलेशन है, और ये जो कॉम्बिनेशन में डाला है वो भी बेहतरीन है। एल आर्जिनिन और 2 बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, ये पूरे बॉडी का ब्लड का जो आर्टरीज है उसको डायलेट कर देता है। अब इसका डायलेशन के साथ जो चीज बहुत जरूरी है समझना, मैं आपको बताता हूं। आप सब मानते हैं मेरे एक बात को, जो सबसे पहले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि इंडियन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत खराब है, फूड हैबिट्स बहुत बुरे हैं। हम कर्ब लविंग कंट्री, हम बैलेंस डाइट नहीं लेते, हम ज्यादा फैटी फूड लेते, तेल तेल वाला, फैट वाला, बटर वाला, ऑयल वाला खाना हम ज्यादा लेते हैं। आप मानते हैं इस बात को? एम आई राइट? यस या नो में जवाब दे सकते हैं प्लीज। करेक्ट। दोस्तों, ये सारा जो एक्स्ट्रा फैटी फूड हम लेते हैं, ये सारा फैट कहाँ जाता है? एक तो हमें दिखता है बॉडी में, गर्दन में, हाथों में, आर्म्स में, शोल्डर्स में, चेस्ट में, थाइस में, बटक्स में जमा होता है, जो हमें बाहर से दिखता है। जो बाहर से दिखता है वो थोड़ा बहुत हार्मफुल है, बट बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं। एक ये बुरा फैट अंदर जाकर डेपोजिट होता है हार्ट के चारों तरफ, हार्ट के अंदर, लिवर के अंदर, किडनी के अंदर, आर्टरीज के अंदर। अगर आर्टरीज के अंदर जमा हो गया, मान लो ये आपका आर्टरी का अंदर का ओपनिंग है, तो आर्टरी सिकुड़ जाएगा। यही ब्लड प्रेशर है। और अगर ज्यादा डिपॉजिट होगा, यह ब्लॉक कर देगा। और ये फैट जब डिपॉजिट होने लगता है, प्लग जैसा बन जाता है, यानी उसको ब्लॉक करने के लिए अंदर में डिपॉजिट होगा, और वो प्लग धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और कभी रप्चर भी होता है। और जहां पे ये प्लग फट गया, वहां पे ब्लॉकेज हो जाएगा। यही हार्ट अटैक है, यही स्ट्रोक है। अगर आपने एल आर्जिनिन लिया, तो जो हार्ट की आर्टरीज और बॉडी के सारे आर्टरीज सिकुड़ गया था, वो न्यूट्रली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। यानी इसमें रप्चर होने का, इसमें ब्लॉकेज होने का चांसेस 0। और अगर नॉर्मल इंसान भी लेगा, तब भी उसका ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा। यानी आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन पहले के मुकाबले डबल हो सकता है। पहले सिकुड़ गया था तो ब्लड ज्यादा नहीं जा रहा था, अभी रिलैक्स हो गया तो पूरा ब्लड पूरे बॉडी में बहुत अच्छे से सर्कुलेट होगा, जिसके कारण डिटॉक्सिफिकेशन भी ज्यादा होगा, पेन भी कम होगा, कोई ऑर्गन अगर काम नहीं कर रहा था ठीक ठाक वो भी करेगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जिसके कारण वेसोडाइलेशन होता है। इम्यून सिस्टम, बॉडी के सारे फंक्शन बेहतर होगा। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ग्लूकोज आपको मिलेगा, आप ज्यादा परफॉर्म कर पाओगे।
अगर किसी के लंग्स में इंजुरी है, जैसे कोविड के बाद में बहुत सारे लोगों को देखा गया है, न्यूमोनिया हो, आपके लंग इन्फेक्शन हो, लंग कैंसर हो, ऐसे लोगों को आप आरजी फ्यूल दे दो, क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट होगा, आपके लंग्स 20% काम कर रहा है, बाकी डैमेज हो गया, तो 20% आपको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलेगा और थोड़ा ही गैसियस एक्सचेंज होगा, थोड़ा ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, यानी ब्लड टॉक्सिसिटी हो सकता है। ऐसे में अगर एल आर्जिनिन दे दिया तो 20% लंग से ही बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन लेगा और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देगा, यानी लंग कमजोर है लेकिन ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होने के कारण गैसियस एक्सचेंज ज्यादा होगा, यानी लंग इन्फेक्शन, पल्मोनरी डिसऑर्डर, पल्मोनरी टीबी, एस्थमा, पोस्ट कोविड के लंग सिम्टम्स में आप दे सकते हो, लंग कैंसर में भी दे सकते हैं। वेसल डायलेशन के होने के कारण एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी देखा गया क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, एंटी डायबिटिक फंक्शंस हैं, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतरीन करता है, एंटी कोआगुलेंट है यानी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, और एक मिरेकुलस रिजल्ट जो इसका देखा गया है वो भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी था, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। किसी भी मेल जिसका एज 30-40 के आसपास में और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आप उनको ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इसके यूएसपी देख लेते हैं। नैनो साइंस फॉर्मुलेशन, एलर्जन फ्री, वेगन, नेचुरल, नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, लैब टेस्टेड, ग्लूटेन फ्री, नो शुगर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नॉन जीएमओ। ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत बहुत सिंपल है और ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। आप इसका सबसे बेहतरीन टेस्ट ठंडा पानी के साथ, चिल्ड वाटर के साथ ले सकते हैं। जिनको कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, आप एक गिलास ठंडा पानी लो, आप उसमें एक पैकेट आरजी फ्यूल उसमें डाल दें, आप उसको धीरे धीरे मिक्स करते रहें, ये वायलेट से पर्पल हो जाएगा और उसके बाद आप इसको पिए, एंड ट्रस्ट मी द टेस्ट इज ऑसम। मैंने कई बार पिया है ये, और बेरी फ्यूल अगर आप सिर्फ किसी को टेस्ट के लिए पिलानो वो भी पीता रहेगा। द टेस्ट इज जस्ट ऑसम, इट्स डिलीशियस। तो इसको भी आप जब भी आप लोगों के साथ डिस्कस करोगे, उनके साथ ये प्रोडक्ट प्रेजेंट करोगे, आप उनको जरूर टेस्ट कराएं। तो इस प्रोडक्ट का भी फीडबैक दें, इसका भी आप बताएं आपको इसका कैसा लगा। किसी ने पूछा यूएसपी प्लस स्लाइड एक बार देखना है, तो ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, आप आउट ऑफ 10 आप इसका रेटिंग दे सकते हैं। और इसी के साथ आज का प्रेजेंटेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। किसी का कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस सेशन, एंड आई बिलीव यू ऑल लाइक द प्रोग्राम। आपको प्रोडक्ट और प्रेजेंटेशन पसंद आया। थैंक यू सो मच।